हाय ऑल स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अपरिमेय संख्याओं के कुछ फैक्ट। अपरिमेय संख्याओं के कुछ फैक्टों में से पहला आपका फैक्ट है कि एक पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है, तथा पाई एक अपरिमेय संख्या ही क्यों परिमेय संख्या क्यों नहीं है, तथा पाई अपरिमेय संख्या कैसे है, अपरिमेय संख्या क्यों नहीं है। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे। जैसा कि आपको मालूम होगा कि सभी जवाब या फिर किसी भी टॉपिक में हम जो भी आपको पढ़ाते हैं उनमें से सभी टॉपिक में आसान भाषा का यूज करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको बेहतरीन तरीके से तथा अच्छे से समझ में आए, और जो भी समझ में आए वो लंबे समय तक आपको याद रहे। तो चलते हैं। तो ये क्वेश्चन है, आप देख ही रहे होंगे। क्वेश्चन आपको ऊपर लिखा हुआ है कि पाई एक परिमेय संख्या क्यों नहीं है, पाई एक परिमेय संख्या क्यों नहीं, तो पाई एक अपरिमेय संख्या क्यों है। तो उसके लिए हमने देखा कि जो पाई एक, इतना तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि पाई एक अपरिमेय संख्या ही है। उत्तर भी हमने लिखा है कि पाई एक अपरिमेय संख्या है। फिर क्वेश्चन एक उठता है कि अपरिमेय संख्या है वो ठीक है, लेकिन क्यों है, लेकिन क्यों है। पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या वो ठीक है, मान लिया, पर क्यों है, पर क्यों है। इस जवाब का, इस क्वेश्चन का जो उत्तर है वो हम नीचे दिए हैं। आपको इतना तो जानकारी होगी कि पाई के तीन मान होते हैं, पाई के तीन मान होते हैं। मेनली दो मान होते हैं। पहला मान होता है 22/7, पहला मान 22/7 होता है। दूसरा आपका 360 डिग्री होता है, पूरे एक परिधि जिसको हम पाई कहते हैं, तथा उसका जो माप होता है वो 360 डिग्री होता है। 360 डिग्री नहीं, 360 डिग्री 360 अंश क्या होता है, 360 अंश होता है। ठीक है, तो इतना तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि पाई के दो मान होते हैं, 22/7 और 360 अंश। अब हम आपको इतना बता दें कि जो पाई की जो वैल्यू है 22/7 वो होती ही नहीं है। आपको बहुत आश्चर्य महसूस होगा कि भाई जो पाई की वैल्यू है 22/7 क्यों नहीं होती है। हमने तो इधर लिख दिखा है, तथा आपने भी कई बार पढ़ा होगा कि पाई की जो मान है वो 22/7 ही होता है, तथा त्रिकोणमिति में भी आपने इस मान का यूज किया ही होगा। तो अभी हमने भी लिखा है कि पाई बराबर 22/7, लेकिन अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं, अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं लगभग, अब हम यहाँ पे लिखने वाले हैं लगभग पाई का मान 22/7 के बराबर होगा। लगभग पाई का मान 22/7 के बराबर होगा, लगभग होगा। अभी तक तो हमने बराबर पढ़ा है, तो फिर ये लगभग क्यों होगा, आप कैसे कर सकते हैं। तो चले ही चलते हैं। तो पहले तो आपको समझना पड़ेगा कि पाई का जो मान होता है 22/7, हम थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 22/7 ही होता है। तो इसलिए हम जो आपका 7 है, यानी कि अंश में रखा हुआ 7 तथा हर में रखा, अंश में रखा हुआ 22 तथा हर में रखा हुआ 7, हर का भाग हम अंश में देते हैं, इतना आपको जानकारी होगी। तो इस कारण से हमने 7 का भाग 22 में दिया, ये मानती हुए कि पाई का मान 22/7 होता है। तो चलते हैं, देखिए हमने यहाँ पे भाग दिया दो बार, दो बार। देखिए संख्या रिपीट हो रही है, दो बार क्या हो रही है, संख्या रिपीट हो रही है, दो बार संख्या। और यदि यहाँ पर शेष एक बच रहा है, अगर हम दशमलव बढ़ाएंगे तो फिर से वही संख्या बार बार 14, 28, 57, 14, 28, 57, बार बार यही आने वाली संख्या। यानी कि 1, 4 दशमलव के बाद की संख्याओं को हम ऐसे नहीं पढ़ते ना, एक एक करके पढ़ते हैं। तो 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, 1, 4, 2, 8, 5, 7, बार बार यही रिपीट होना है। अर्थात ये हम ये पता लगा सकते हैं कि ये जो भाग है वो एक आशांत दशमलव संख्या है तथा आशांत भाग है। अभी आशांत दशमलव संख्या तथा आशांत भाग क्या है, इसके लिए आपको हमारी पिछली वीडियो को देखना पड़ेगा। तो हम इधर चलते हैं। अभी के लिए इतना समझ लीजिए कि ऐसा भाग जिसका आंसर ही ना आए, आंसर ही ना पता हो, वो अनंत तक जाए, उसी को हम कहते हैं आशांत भाग। तथा जो भागफल आता है उसको हम आशांत दशमलव संख्या बोलते हैं। ठीक है, तो ये आशांत दशमलव संख्या है। इसका कोई करेक्ट मान तो आपको नहीं मिला। जैसे आपने इधर 2 का भाग 4 में दिया तो 2 दूनिया 4, 2 दूनिया 4, 2 का भाग 4 में देने पर आपको करेक्ट वैल्यू प्राप्त हो चुकी है। जैसे हमने 2 का भाग दिया 3 में, तो 1 2 अपान में 1 पॉइंट लगाएंगे 0.5। ये देखो 2 का भाग इसमें दिया तो आपने, तो वैल्यू आपको करेक्ट प्राप्त हो चुकी है, वो 1.5 प्राप्त हो चुकी है। लेकिन इसमें क्या प्राप्त हो रही है, नहीं प्राप्त हो रही। इतनी बात आपको समझ में आ गई कि ये एक आशांत दशमलव संख्या है तथा इसका जो भाग है वो एक आशांत है। इतना आपको समझ में आ ही गया होगा। अब आगे चलते हैं। चलो
अब चलते हैं थोड़ा सा परिमेय तथा अपरिमेय की ओर। परिमेय संख्या किन्हें कहते हैं? परिमेय संख्या वो होती हैं जिनको हम p बटे q के रूप में लिख सकते हैं, या फिर कह सकते हैं कि ऐसी संख्या जिनका कोई सहारा है इस दुनिया में। ऐसी संख्या जिनका कोई सहारा है इस दुनिया में, वो सभी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या कहलाती हैं। जैसे कि आपको हमने 2 लिख दिया, 2 के नीचे कुछ नहीं, इसका मतलब 2 के नीचे 1 है। 2 के नीचे जिस संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है उस संख्या के नीचे 1 होता है, तो इसका मतलब 2 के नीचे कुछ नहीं, तो इसलिए इसके नीचे 1 है, अर्थात 2 का जो सहारा है वो 1 है। इसका मतलब इस संख्या का कोई ना कोई सहारा है, इसलिए ये एक परिमेय संख्या होगी। जैसे कि हम यहाँ पे लिख दें 3.3। आपको लग रहा होगा कि 3.3 के बटे में कुछ नहीं है, लेकिन इसके बटे में कुछ नहीं है, तो इस कारण से इसके बटे में 1 तो अवश्य होगा। इसके बटे में कुछ नहीं, तो इसका मतलब इसके बटे में 1 तो अवश्य होगा, अर्थात इसका भी कोई ना कोई तो सहारा है, इसलिए ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। जैसे माइनस का ले लेते हैं, ये कुछ भी ऐसी संख्या ले लेते हैं आप। इतना तो मालूम ही होगा कि परिमेय संख्या प्लस तथा माइनस तथा जीरो भी एक परिमेय संख्या। जैसे हमने जीरो लिख दिया ना, तो क्या जीरो एक परिमेय संख्या? हाँ जी, जीरो है एक परिमेय संख्या। क्यों? क्योंकि जीरो का कोई ना कोई तो सहारा है। जीरो का कोई ना कोई तो सहारा, जीरो के बटे में कुछ नहीं था तो एक तो होगा ही होगा। अब ये मत इधर बताइएगा कि जो एक का भाग देंगे जीरो में तो जीरो ही होगा, वो आपका कंसेप्ट अलग है। तो इसके बेटे में भी कुछ है, तो इसका मतलब कि जीरो का भी कोई ना कोई सहारा, तो इसलिए जीरो भी आपकी परिमेय संख्या होगी। रटना बंद करो, बस इतना सोचो कि जिसका कोई सहारा है, इसका मतलब वो आपकी परिमेय संख्या होगी। जैसे कि आपको दे दे 2/में 0। अब 2/0 दे दे, तो क्या ये 2 का सहारा कोई है? 2 का सहारा जीरो मतलब जीरो। क्या 2 का कोई सहारा? कोई सहारा नहीं है, इसलिए ये संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं होगी। अभी तक आपने रटा होगा कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, q बराबर 0 नहीं हो जाता, तो बार बार परिभाषा याद करेंगे, बार बार भूल जाता है। अब नहीं याद करना। इसके बटे में 0 है, इसका मतलब कि 0 इसका सहारा नहीं होगा, अर्थात 0 का मतलब कौन सा सहारा, कौन सी सहारा नहीं होता। जैसे हम जैसे कर दें ऐसे 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 कर दें, बटे में 0 कर दो, इसके बटे में 0 है ना, इसका मतलब माइनस का 3.3 का कोई सहारा नहीं है, 0 सहारा। 0 का मतलब कुछ नहीं होता, भगवान भी नहीं होता है, इंसान क्या होगा, तो इसलिए इसका भी कोई सहारा नहीं है। तो जिसका कोई सहारा नहीं होता वो परिमेय संख्या नहीं होता था, कि ये परिमेय संख्या नहीं है। दूसरा स्टेप है कि जो अंडर रूट की संख्याएं होती है। अंडर रूट की कौन कौन सी संख्याएं होती है, उसके बारे में आपको पिछले वीडियो में हमारे जाना पड़ेगा, जिस तरह से हम विस्तार से उसमें समझा रखे हैं, तो आप देख लीजिएगा। इधर अंडर रूट वाली भी संख्याएं आपकी परिमेय संख्या नहीं होती। तो 2 संख्या हैं, एक अंडर रूट वाली और एक जो जिनका कोई सहारा नहीं होता। ये 2 संख्याएं आपकी परिमेय संख्या नहीं कहलाती हैं, 2 संख्याएं आपकी परिमेय संख्या नहीं कहलाती हैं। ठीक है, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा कि दुनिया की सभी भी संख्याओं, दुनिया का मतलब वो हमारी दुनिया नहीं, संख्याओं की दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं उनमें से 2 ही संख्याएं हैं, एक तो जिनका कोई सहारा नहीं है, दूसरा एक अंडर रूट वाली। यही 2 संख्या आपकी परिमेय संख्या नहीं होती हैं। तो इसका मतलब जो संख्या परिमेय नहीं होंगी वही संख्या आपकी अपरिमेय होती हैं। पिछली वीडियो में हमने अपरिमेय संख्या के बारे में पढ़ा रखा है, उसके बारे में जरा आप देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जिसका कोई सहारा नहीं है वो एक अपरिमेय संख्या है, जो अंडर रूट में है वो भी एक अपरिमेय संख्या है। दुनिया में जितनी संख्याओं की दुनिया में जितनी भी संख्याएं होती हैं उनमें से मात्र 2 ही प्रकार की आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं, एक जिनका सहारा कोई नहीं होता है और एक जो अंडर रूट के अंदर होती हैं, जो परिमेय नहीं होती हैं। बस 2 ही प्रकार की संख्याएं आपकी अपरिमेय संख्या होती हैं। अपरिमेय कितने प्रकार की? परिमेय तो बहुत सारी होती हैं, कोई दिक्कत, 2 को छोड़ करके सभी परिमेय होती हैं, और अपरिमेय 2 को लेकर के सभी छोड़ दो, यही अपरिमेय होती है। तो परिमेय तथा अपरिमेय में आपको समझ में आ गया होगा। विस्तार से समझना है यदि तो आप पिछली वीडियो में जाइए। इधर चलते हैं। तो अब जैसा कि हमने देखा कि जो एक पाई है, पाई की जो वैल्यू है वो एक निश्चित नहीं है। अब जो निश्चित ही नहीं है, जिसका कोई सहारा नहीं है ना, जिसका कोई अता पता है, क्या वो परिमेय संख्या के लायक है? नहीं है ना। तो क्या ये 22/7 एक परिमेय संख्या होगी? हाँ जी होगी, 22/7 तो परिमेय संख्या होगी, ये तो पता है। क्यों? क्योंकि 22 के बटे में 7 है, अर्थात 22 का सहारा 7 है। इसका मतलब 22 एक परिमेय संख्या। ठीक है जी, 22 एक परिमेय संख्या मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए। 22/7 एक परिमेय संख्या। क्या है ये? परिमेय संख्या। ठीक। अब हमारा क्वेश्चन है कि पाई एक परिमेय संख्या है या नहीं है। तो देखो, पाई का जो मान है वो इतना आता है 1 4 2 8 और 5 7। यही बार बार रिपीट होता रहता है,
रिपीट होता रहता है कि नहीं रिपीट होता रहता, यही बार बार आपका रिपीट होता रहता है। तो इसका मतलब जो पाई का मान है वो निश्चित नहीं है, ये लगभग है, परफेक्ट वैल्यू नहीं है ना। और जिसकी परफेक्ट है ही नहीं है, वो खुद ही में परफेक्ट नहीं है, तो कौन कोई, अब जैसे आपको अपने बारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो कोई आपको कैसे अपने काम में रख सकता है। आपके बारे में खुद आपको जानकारी नहीं है तो दोस्तों को कैसे होगी, राइट। इतना तो समझ में आ ही गया होगा आपको। तो इसी प्रकार से पाई का निश्चित मान नहीं होता है। पाई का निश्चित मान न होने के कारण यह परिमेय संख्या अपनाने से इसको मना कर देता है। कह देता है उन्हीं व्यक्तियों को हम अपनाएंगे जिनका कोई सहारा होगा तथा जिनका कोई अता पता होगा, आधार कार्ड पैन कार्ड सब कुछ बना होगा। ऐसे सब आतंकवादियों को नहीं अपने देश में शामिल करेंगे। परिमेय संख्या ये कहता है। अपरिमेय संख्या कहता हम तो खुद ही आतंकवादी हैं, सब आ जाओ, सब आ जाओ। तो इसलिए आपकी पाई एक अपरिमेय संख्या। अब बहुत सारे लोग कहेंगे, दिमाग लगाएंगे अपना, बहुत तेज दिमाग दौड़ाएंगे, ओ पाई के बटे में तो एक लिख सकते हैं, पाई के बटे में तो एक लिख सकते हैं, तो इसका मतलब पाई का तो कोई सहारा है, तो पाई एक परिमेय संख्या होनी चाहिए। अरे भैया ये संख्या थोड़ा ना है पाई, ये तो एक वर्णमाला है। आपने क्लास 9 में तथा कक्षा 10 में पढ़ा हो, यदि अच्छे से पढ़ा होगा तो वहाँ पर दिया गया है कि जो पाई है एक जो रोमन तथा ग्रीक साइंटिस्ट थे, मिक्सचर थे दोनों, उनको ग्रीक तथा रोमन दोनों ही आती थी, दोनों भाषाएं आती थी। हालांकि वो जो उनका जन्म स्थान था वो लगभग ये बताया जाता है कि उनका रोमन में था, रोमन देश में, ठीक है, जिसको हम रोम कहते हैं अभी इस समय। तो जो वहाँ की जो रोम जो आपकी भाषा है तथा ग्रीक जो भाषा, उसको दोनों भाषाएं आती थी, तो उसमें से किसी एक भाषा से चुन करके उसने उन भाषाओं में भी प्रत्येक भाषा में वर्णमाला तो होता है, तो उन्होंने जो आप अल्फा बीटा गामा लेमडा पाई वगैरह ये सब पढ़ते हैं ना, वो उसी भाषा के वर्णमाला हैं। जैसे हम हिंदी में पढ़ते हैं काका उत्तर खाकर को, वैसे इंग्लिश में पढ़ते हैं ABCD, वैसे ही उस भाषा में भी आपके वर्णमाला होती हैं, अल्फा बीटा गामा लेमडा ऐसी बहुत सारी होती हैं, ठीक है। तो उसने जब ये आविष्कार किया वृत्त की परिधि का जब ये इसने आविष्कार किया, तो वृत्त की परिधि को किससे प्रदर्शित किया जाए, तो इसने अपने वर्णमाला, अपनी भाषा जो उसको आती थी उससे उस भाषा के वर्णमाला से एक वर्णमाला का मतलब एक शब्द निकाला। अब कह दिया कि भैया ये जो पाई है ना, आज से हम इस परिधि को पाई के बराबर ही मानेंगे। तो समझ में आया ना, एक वर्णमाला का शब्द है। अब आप बताइए का कबूतर के बटे में एक कैसे हो जाएगा, ए के बटे में एक कैसे हो जाएगा। क्या आप लिख सकते हैं कि भैया का कबूतर के बटे में एक, ज्ञानी के बटे में एक, लिख सकते हैं? कभी लिखा है ऐसा? नहीं लिखा होगा। तो भैया ये फिर कैसे एक संख्या हो गई? संख्या मान लेते हैं लेकिन ये संख्या नहीं है। तो अब समझ में आया ना कि पाई के बटे में एक नहीं कर सकते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? पाई के बटे में एक नहीं कर सकते, और पाई का एक निश्चित मान नहीं है। अब जब निश्चित मान ही नहीं, इसका खुद पता नहीं है, आतंकवादी है, तो फिर अपरिमेय संख्या तो इसे अपनाएगी, परिमेय कहाँ से अपनाएगी। तो आशा करते हैं आपको परिमेय संख्या क्यों पाई को नहीं अपनाती, अर्थात कहने का मतलब कि पाई एक परिमेय संख्या क्यों नहीं है तथा अपरिमेय संख्या ही क्यों है, क्योंकि इसका मान निश्चित मालूम ही नहीं है, ठीक है। तो इसलिए इसका मान ही नहीं, अभी तक इसका मान जब उन्होंने जो आपके गणितज्ञ थे, उन्होंने जब इस परिधि का खोज किया तो परिधि को इसने परिभाषित कर दिया पाई से। पाई एक वर्णमाला का शब्द है, वो भी रोमन भाषा का, तो उसने एक इससे ग्रीक भाषा का उसने इससे परिभाषित कर दिया, ठीक है, परिभाषित कर दिया। ग्रीक तथा रोमन उसको दोनों आती थी, कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए कि अभी तक पाई का एक एग्जैक्ट एकदम परफेक्ट मान नहीं निकला, इसलिए पाई का जो मान है वो अनुभव के हिसाब से बताया जा रहा है कि जो भी मान होगा, प्रत्यक्ष रूप से भी नहीं मालूम, जो भी मान होगा वो लगभग 22/7 के बराबर है। इसलिए 22/7 का प्रयोग हम करते हैं, क्योंकि अगर 22/7 का प्रयोग नहीं करेंगे तो फिर हम त्रिकोणमिति कैसे सॉल्व कर पाएंगे, और त्रिकोणमिति अगर नहीं सॉल्व कर पाएंगे तो त्रिकोणमिति का बहुत यूज होता है। आपको एयरफोर्स में त्रिकोणमिति का भैया कितने एंगल पर बम गिराना है, कितने एंगल पर गोली मारनी है, जितनी भी आपकी गनें बनी हैं 84-7 राइफल वगैरह, ये सब जिसमें आपका कैमरा लगा रहता है, दूरबीन लगी रहती है, वो सब किसमें, त्रिकोणमिति पर ही तो काम करती हैं, पाइथागोरस में। तो आपको समझ में आया ना, तो इसलिए पाई का 22/7 काम चला। अब बहुत सारे क्वेश्चन होंगे कि भाई 22/7 ही क्यों लिया गया, और भी तो दूसरा मान ले सकते थे, जब लेना ही था, मानना ही था, तो इसको भी दूसरे को तो इसलिए क्योंकि जो पाई का जो लगभग मान पता चल रहा है, उस मान के बराबर
पूरी तरह से बराबर नहीं, लेकिन थोड़ा थोड़ा नज़दीक, सबसे ज़्यादा नज़दीक, और किसी संख्याओं से सबसे ज़्यादा नज़दीक 22/7 ही है, इसलिए 22/7 लिख दिए गए हैं। ये जो 3.14 देख रहे हैं ना, जो पाई का जो मान है, वो पाई का जो मान है लगभग लगभग जो अंदाज़ा लगाया जा रहा है, वो मान के बराबर होता है। और इसको यदि हम दशमलव हटा करके लिखें तो ये 22/7 के बराबर होता है लगभग। अब समझ में आया कि नहीं आया? तो इसलिए 22/7 का यूज किया जाता है। तो आपको आशा करती इसके बारे में आपको विस्तृत रूप से जानकारी मिली। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।